बैक टू डीपी सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड क्लास 12th की सेकंड पोएम को एक्सप्लेन करूंगा। पहली पोएम को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं और उसे अपलोड भी कर दिया हूं। आप डीपी सर इंग्लिश क्लासेस चैनल में जा कर के सब्सक्राइब करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम उपस्थित हुए हैं सेकंड पोएम में, जिसको लिखा है थॉमस कैरियो 1595 टू 1640। क्योंकि ये जनरली कोर्ट पोएट थे चार्ल्स फर्स्ट के समय के, और ख़ासकर इन्होंने प्लेटोनिक लव, स्पिरिचुअल लव और आध्यात्मिक लव के बारे में ही अधिकांश अपनी पोएम्स लिखी है। सो इन दिस पोएम द पोएट थॉमस कैरियो हैज़ एक्सप्लेन्ड टू सॉर्ट्स ऑफ ब्यूटी, external and internal. The poet wishes to adopt the internal beauty, the internal virtues, the internal qualities which are known as internal beauty, which are known as true beauty. सच्ची सुंदरता को इसने कवि ने बड़े ही अच्छे ढंग से अभिव्यक्त किया है अपने कविता के माध्यम, ट्रू ब्यूटी के माध्यम से, कि सच्ची सुंदरता वास्तव में होती क्या है। और कभी बॉडीली चार्म, फिजिकल अट्रैक्शंस को अवॉइड करता है, क्योंकि बॉडीली चार्म जो होता है, शारीरिक सुंदरता जो होती है, यह समय के परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष हमेशा सुंदर या खूबसूरत प्रतीत नहीं रह सकता है। समय की धारा के आगे इंसान नतमस्तक हो जाता है, बड़े बड़े प्राणी नतमस्तक हो जाते हैं, चाहे वो सजीव हों चाहे वो निर्जीव हों। काल के गाल में जाने से कोई नहीं रोक सकता है, सबको एक दिन पतन के रास्ते पर जाना पड़ता है, सबका अंत होता है, इसलिए सुंदरता का भी विनाश हो जाता है। लेकिन उस सुंदरता का जो शारीरिक सुंदरता है, कभी ऐसी सुंदरता के बारे में बता रहा है कि शारीरिक सुंदरता का विनाश तो हो जाता है, लेकिन आंतरिक सुंदरता का विनाश नहीं हो पाता है। तो वह सुंदरता कौन सी है, इसी को वह कविता के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। अब देखिए, मैं इसके हर एक लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हम बढ़ते हैं फर्स्ट स्टेंजा की तरफ। कब यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में लिखा हुआ है कि ही दैट लव्स अ रोजी चीक और ए कोरल लिप एडमायर्स। मतलब यहाँ पे हुआ, रोजी का मतलब हुआ गुलाबी, चीक माने हुआ गाल, अर्थात ही यहाँ पर किसी पुरुष के बारे में व्याख्या की गई है कि वह पुरुष किसी एक ऐसे स्त्री से प्रेम करता है जिसके गाल गुलाब के समान लाल हो। और एक कोरल लिप एडमायर्स, कोरल माने होता है मूंगा, मूंगा बहुत लाल होता है। कोरल का मतलब हुआ मूंगा, लिप माने हुआ होंठ, और एडमायर्स माने हुआ प्रशंसा करना। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि और या वह व्यक्ति उसके मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता हो। फिर से देखिए, ही दैट लव्स अ रोजी चीक और अ कोरल लिप एडमायर्स, अर्थात कि वह व्यक्ति किसी ऐसी स्त्री से प्रेम करता हो जिसके गाल गुलाब की तरह हों, या उसके मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता हो। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अर्थात कि और अपने हृदय में जल रहे प्रेमाग्नि को कायम बनाए रखने के लिए उसके सितारों जैसी आंखों में ईंधन की तलाश करता हो। उस पुरुष के बारे में कवि बता रहा है कि वह पुरुष अपने हृदय में प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए उस स्त्री के सितारों जैसी आंखों में ईंधन की तलाश करता हो, ताकि उस ईंधन से उसके हृदय के गर्भ में जो प्रेम की अग्नि निरंतर प्रज्वलित हो रही है वह निरंतर बनी रहे। तो इन दो पंक्तियों का अर्थ फिर से आप समझ लीजिए। और फ्रॉम स्टार लाइक, स्टार लाइक का मतलब हुआ कि सितारों जैसी आँखें,
डेथ माने करता है, सीक माने खोजता है, फ्यूल का मतलब हुआ ईंधन, मेंटेन माने कायम रखना, हिज फायर्स अपने प्रेमाग्नि को अर्थात कि प्रेम की अग्नि, तो या उसके सितारों जैसी आँखों में और अपने हृदय में जल रहे धधक रहे प्रेमाग्नि को, प्रेम की अग्नि को कायम बनाए रखने के लिए उसके सितारों जैसी आँखों से ईंधन की तलाश करता हो। सीख का मतलब तलाश करना। फिर है एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डेके, अर्थात कि वृद्धावस्था में उस स्त्री का संपूर्ण सुंदरता का विनाश हो जाता है। डैके का मतलब हुआ क्षरण हो जाना, पतन हो जाना, नष्ट हो जाना। ओल्ड टाइम का मतलब वृद्धावस्था में, कि जब उस स्त्री का वृद्धावस्था आता है तो उसकी समस्त सुंदरता का विनाश हो जाता है। समय उसके संपूर्ण खूबसूरती को, समय उसके संपूर्ण सुंदरता को चुरा लेती है और वह सुंदरता नहीं रह जाती जो कभी उसके युवावस्था में परिलक्षित हुआ करती थी। तो एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डेके, और वृद्धावस्था में ये समस्त सुंदरता का क्षरण हो जाता है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, और तब उस पुरुष की प्रेमाग्नि भी नष्ट हो जाती है, अर्थात कि तब उस पुरुष की प्रेम की अग्नि उस स्त्री के प्रति भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि उनका प्रेम शारीरिक प्रेम था, बॉडीली अट्रैक्शन था, और बॉडीली अट्रैक्शन जो होता है यह समय के परिवर्तन के फलस्वरूप ही नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कवि ऐसी सुंदरता से घृणा करता है, ऐसी सुंदरता को नकारता है। ही अवॉइड्स बॉडीली चार्म, ही अवॉइड्स फिजिकल चार्म और फिजिकल अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ब्यूटी। ही advises to the people of the world that they should not adopt the external beauty, because this beauty is decayed as the passage of time, but internal beauty remains before death and after death. It exists in both the situation, so every person should adopt the internal beauty and avoids the external beauty or bodily charm. तो जहाँ तक है, मैं सभी पंक्तियों को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ही दैट लव्स ए रोजी चीक, अर्थात वह व्यक्ति किसी स्त्री के गुलाबी कपोलों से, गुलाबी गालों से प्रेम करता हो, और ए कोरल लिप एडमायर्स, या उसके मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता हो, और फ्रॉम स्टार लाइक आइस फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, और अपने हृदय में जल रहे प्रेम की अग्नि को कायम बनाए रखने के लिए उसके सितारों जैसी आंखों से ईंधन की तलाश करता हो। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डेके, परंतु वृद्धावस्था में, उस स्त्री के वृद्धावस्था में संपूर्ण उसकी सुंदरता का क्षरण हो जाता है, संपूर्ण उसकी सुंदरता का विनाश हो जाता है। तब उस व्यक्ति के हृदय में धधक रहे प्रज्वलित हुए प्रेम की अग्नि भी नष्ट हो जाती है। उसकी प्रेम की अग्नि जो उस स्त्री के प्रति थी कभी उसके युवावस्था में, वह नष्ट हो जाती है, चूँकि अब वह इससे वृद्ध हो चुकी है और वह अपने संपूर्ण शारीरिक सुंदरता को खो चुकी है। तब उस पुरुष की जो प्रेम की अग्नि है उस स्त्री के प्रति मस्ट वेस्ट अवे, अर्थात कि वह भी बर्बाद हो जाती है, ढह जाती है, क्षण हो जाती है, उसका भी विनाश हो जाता है, और वह खूबसूरती नहीं प्राप्त कर पाता है जो कभी वह पाता था। तो इन्हीं के साथ आपका यह फर्स्ट स्टेंजा फिनिश होता है, और इस स्टेंजा में कभी एक्सटर्नल ब्यूटी के बारे में बताया है कि एक्सटर्नल ब्यूटी का जो है वो डैके होता है, पतन होता है, विनाश होता है, इसलिए हमेशा इंटरनल ब्यूटी को प्रेफर करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं दूसरी स्टेंजा की तरफ। दूसरा स्टेंजा ये कहता है कि बट ए स्मूथ एंड स्ट्रेटफास्ट माइंड, परंतु
एक सदा सा रहने वाला, एक जैसा रहने वाला, एक समान रहने वाला। एंड स्टेट फास्ट माइंड, एक दृढ़ मस्तिष्क। स्टेट फास्ट का मतलब हुआ दृढ़, माइंड का मतलब हुआ मस्तिष्क। परंतु एक सदा सा रहने वाला, एक जैसा रहने वाला, एक समान रहने वाला और एक दृढ़ मस्तिष्क। जेंटल थॉट्स, अच्छे विचार। एंड काम डिज़ायर्स, काम माने हुआ शांत, डिज़ायर्स माने हुआ इच्छा, जेंटल माने हुआ अच्छे और थॉट्स माने हुआ विचार। तो जेंटल थॉट्स एंड काम डिज़ायर्स, अच्छे विचार और शांत इच्छाएं। फिर हर्ट्स, हर्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड। हर्ट्स इक्वल लव कंबाइंड किंडल नेवर डाइंग फायर्स। अर्थात समान रूप से प्रेम से जुड़े हुए हृदय, समान रूप से प्रेम से जुड़े हुए हृदय चिरस्थायी प्रेमाग्नि को प्रज्वलित किए रहते हैं। यहाँ पर हर्ट्स का मतलब हृदय, इक्वल का मतलब समान, लव का मतलब प्रेम और कंबाइंड का मतलब हुआ जुड़े रहना। अर्थात और किंडल का मतलब हुआ प्रेरित करना। नेवर डाइंग का मतलब हुआ कभी न खत्म होने वाला। फायर्स का मतलब हुआ प्रेमाग्नि। तो समान रूप से प्रेम से जुड़े हुए हृदय, समान रूप से प्रेम से जुड़े हुए हृदय कभी न खत्म होने वाले अर्थात चिरस्थायी। फायर्स माने प्रेमाग्नि, किंडल का मतलब प्रेरित करना या प्रज्वलित करना। तो समान रूप से प्रेम से जुड़े हुए हृदय चिरस्थायी प्रेमाग्नि को प्रज्वलित किए रहते हैं। अर्थात जो हृदय समान रूप से प्रेम से जुड़े होते हैं, जो आध्यात्मिक प्रेम से जुड़े होते हैं, जो आंतरिक प्रेम से जुड़े होते हैं, जो मन के प्रेम से जुड़े होते हैं, जो आत्मा के प्रेम से जुड़े हुए होते हैं, जो आंतरिक प्रेम से जुड़े होते हैं, वह प्रेम कभी भी समाप्त नहीं होता है। उसी के बारे में ये पंक्तियाँ कवि कह रहा है कि जो आंतरिक सुंदरता होती है, मन की सुंदरता होती है, मस्तिष्क की सुंदरता होती है, आत्मा की सुंदरता होती है, आंतरिक गुणवत्ता की सुंदरता होती है, अच्छे विचारों की सुंदरता होती है, अच्छे कर्मों की सुंदरता होती है, वह सुंदरता कभी नष्ट नहीं होती है। ज्ञान की भी एक सुंदरता है, योग्यता की भी एक सुंदरता है, गुणों की एक सुंदरता है, अच्छे विचारों की एक सुंदरता है, अच्छे कर्मों की एक सुंदरता है। तो ये सुंदरता कभी नष्ट नहीं होती है। इसलिए कवि इस सुंदरता को प्राप्त करने की अपील करता है सभी लोगों से कि जो समान रूप से प्रेम से जुड़े हुए हृदय हैं, वो हमेशा चिरस्थायी कभी न खत्म होने वाले प्रेमाग्नि को प्रज्वलित किए रहते हैं। और यह प्रेमाग्नि हमेशा हमेशा के लिए प्रज्वलित रहता है, चाहे वह इंसान जिंदा हो या मर जाए। जिंदा रहते हुए भी यह प्रेमाग्नि प्रज्वलित रहती है और मर जाने के पश्चात भी यह प्रेमाग्नि प्रज्वलित रहती है और सदा सदा वह उसके हृदय में निरंतर वास करती है। लेकिन जो शारीरिक सुंदरता होती है, यह वृद्धावस्था आने पर ही नष्ट हो जाती है, इसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अतः कवि यह बताना चाह रहा है कि हमें हमेशा आंतरिक सुंदरता से प्रेम करना चाहिए, उसी को महत्व देना चाहिए, उसी को प्रेफर करना चाहिए। तो हम बढ़ते हैं अगली पंक्ति की तरफ। वेयर दीज आर नॉट। अब इसमें कवि यह कह रहा है कि जहाँ पर ऐसी सुंदरता नहीं है, जहाँ पर समान रूप से प्रेम से जुड़े हुए हृदय चिरस्थायी प्रेमाग्नि को जन्म नहीं दे रहे हैं, जहाँ पर एक जैसा और दृढ़ मस्तिष्क नहीं है, जहाँ पर अच्छे विचार और शांत इच्छाएं नहीं हैं, अगर ये सभी चीज़ें नहीं हैं तो आई डिस्पाइस, मैं घृणा करता हूँ। डिस्पाइस का मतलब हुआ घृणा करना, आई हेट।
यहाँ पे कवि कर रहा है कि वेयर दीज आर नॉट, कि जहाँ पर ऊपर बताई गई गुणवत्ता उस स्त्री के अंदर विद्यमान नहीं है, तो आई डिस्पाइस, मैं घृणा करता हूँ लवली चीक्स और लिप्स और आइस। अर्थात कवि कह रहा है कि मैं घृणा करता हूँ भले ही उस स्त्री के गुलाबी गाल हों, या मूंगे जैसे लाल होंठ हों, या सितारों जैसी उसकी आंखें हों। अर्थात कि उसके अंदर भले ही शारीरिक सुंदरता प्रचुर मात्रा में विद्यमान हो, यदि उसके पास मन की सुंदरता, आत्मा की सुंदरता, ज्ञान की सुंदरता, गुणों की सुंदरता, अच्छे विचारों की सुंदरता, कर्मों की सुंदरता नहीं है, तो मैं ऐसी स्त्री से घृणा करता हूँ, क्योंकि यह शारीरिक सुंदरता समय के परिवर्तन के फलस्वरूप ढह जाएगी, नष्ट हो जाएगी, क्षरण हो जाएगी, इसका विनाश हो जाएगा, समय इसे खा जाएगा काल के गाल में जाने से। इस सुंदरता को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जो मन की, आत्मा की, इच्छाओं की, अच्छे कर्मों की, अच्छे विचारों की, अच्छे सकारात्मक विचारों की जो सुंदरता है, यह निरंतर हमेशा बनी रहेगी, चाहे मृत्यु आ जाए, चाहे मृत्यु के पहले हो। मृत्यु के पहले भी और मृत्यु के पश्चात भी निरंतर यह सुंदरता बनी रहेगी। अतः कवि यहाँ पे कह रहा है कि हमें हमेशा आंतरिक सुंदरता को ही प्रेफर करना चाहिए, आंतरिक सुंदरता से ही प्रेम करना चाहिए, क्योंकि यही चिरस्थायी है, यही दिव्य है, यही महान है, यही शाश्वत है, यही पवित्र है, यही नैसर्गिक है। सो आई होप you have understood both the stanzas, and if any problem you are facing, you may write down to me through the medium of the comment. तो यहाँ पर आपके दोनों स्टेंजा समाप्त होते हैं। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट के माध्यम से इनके बारे में पूछ सकते हैं। तो अब यहीं पर हम यह पोएम समाप्त करते हैं, और हम फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी टॉपिक आपको एक्स्ट्रा पढ़नी हो या कोई चीज़ न समझ में आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। एक चीज़ और भी बताना मैं चाहूँगा कि ग्रामर की भी क्लास मैंने आरंभ किया हुआ है, तो ग्रामर के भी वीडियोस हमारे बन रहे हैं, और ग्रामर के ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आरंभ कर दिया है, और ट्रांसफॉर्मेशन का रिमूव टू मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो रिमूव टू में कुछ 2 वीडियो अप्रॉक्सीमेट हमने डाले हुए हैं। बाकी का वीडियो मैं फिर से बनाऊंगा, फिर से अपलोड करूंगा, आप इनको देखते रहिए। और ऐसे लिटरेचर और ग्रामर को मैं पढ़ाता रहूँगा। अगर आपको किसी माध्यम से हमसे संपर्क करना है तो मेरा ग्रुप है, ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका नंबर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, 9335480406, 9335480406। तो इसके माध्यम से आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, और ग्रुप में आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं। सो थैंक यू, वी शैल मीट अगेन in next video.